हेलो स्टूडेंट, आज जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, ग्राफ। ये एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस का बात करते हैं कि ग्राफ आप एक्चुअली पढ़ते क्यों हैं। फिजिक्स में तो पढ़ते ही हैं, और हो तुम्हारा बिजनेस सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या कोई भी जगह पर, या क्रिकेट हो, गेम हो, किसी भी चीज़ में आप देखते हैं कि ग्राफ आ ही जाता है। ये आपने देखा होगा। ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ग्राफ पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को, इसका इम्पोर्टेंस क्यों, और तुमको पढ़ने से इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर ये तुम सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या समय देना चाहते हो कि हम समय देंगे और ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ सीखने से तुम्हारा फ़ायदा क्या है और इसको सीख लेने के बाद इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, सबसे पहले इन बातों को हो जाए। देखो, ग्राफ का एक्चुअली अगर शॉर्ट वर्ड में बोले, एक जर्नी को अगर एक पेपर में डिस्क्राइब करना है, एक पूरे जर्नी को अगर एक पेपर में डिस्क्राइब करना है, एक पेपर में डिस्क्राइब करना है, तो वो तुमको और कोई नहीं, ग्राफ ही मदद कर सकता है। जैसे आप कोई कंपनी के मालिक हो, आपका ग्रोथ देखना है कि इस ईयर ग्रोथ क्या हुआ है, इस ईयर ग्रोथ क्या हुआ है, अगला ईयर ग्रोथ क्या हुआ है, मेरा कंपनी किस तरह से वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्मली ग्रोथ कीजिएगा, कभी बिजनेस अप होगा, डाउन होगा। मान लीजिए सितंबर मंथ में आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, अक्टूबर में डाउन है, तो ये सब स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो ग्राफ से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचिए, अगर इंडिविजुअली अगर आप देखना चाहें कि प्रत्येक मंथ का हिसाब किताब रखा जाए, ठीक है, तो आप पता करने के लिए या बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए एक कोई सेटअप तैयार नहीं है। बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, और उतना समय और उस तरीके का बात नहीं हो पाएगा। तो जब कंपनी वालों से बात करना है तो वो एक ग्राफ बना होता है, और वो ग्राफ से डिस्कस करते हैं कि इस मंथ में हमारा सेल डाउन क्यों हुआ, ये किस % से डाउन हुआ है, क्या कारण है, इसे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक साल का पूरा जर्नी को बैठ करके एक पेपर पर डिस्क्राइब किया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है, पूरा एक साल का जर्नी को इन्हें शॉर्ट टाइम में मान लो वो डिस्कशन आधा घंटा का हो, 1 घंटा का हो, उसमें डिस्कशन है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ का। ठीक है, चलो और इजी वे से हम लोग समझते हैं। जैसे क्रिकेट, इंडिया में हो, क्रिकेट सभी जानते हैं क्रिकेट क्या होता है। क्रिकेट में सपोज कर लो अभी वर्ल्ड कप होगा या कोई भी T20 मैच आप देख रहे हैं, तो आपको नॉर्मली उसको देखने, मैच को स्टडी करने के लिए आपके पास समय कितना देना पड़ेगा नॉर्मली, तो 3 घंटा का समय देना पड़ेगा। सपोज कर लो आपका मैच वो मिस कर जाता है, सपोज करो आपका वो मैच मिस कर जाता है, तो दूसरा उपाय है उस मैच को रीड करने का या समझने का, स्टडी करने का, कि आप हाईलाइट देख लो, उसको भी देखने के लिए आपको आधा घंटा का समय देना पड़ेगा। लेकिन उस पूरे 3 घंटा का मैच को अगर हमको डिस्क्राइब करना है ग्राफ के जरिए, तो हम उसे 1 मिनट में ही पूरा काम कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। किस ओवर में कितना रन बना था, किस ओवर में विकेट गिरा था, कब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा लगा था, कब कौन बैट्समैन कब आउट हुआ है, सब पता चल सकता है। कौन बॉलर कितना दिया है, ये सब पता चल सकता है। आपने क्रिकेट देखा होगा तो ये 2 लाइन आपने बना हुआ देखा होगा, इधर आपका ओवर होता है, इधर आपका रन्स होता है। देखिए कोई भी ग्राफ हो, क्रिकेट का ग्राफ हो या फिजिक्स का ग्राफ हो या कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्राफ हो या बिजनेस का ग्राफ हो, कोई भी सेक्टर का ग्राफ हो, ग्राफ में 3 ही लाइन से बनता है। सबसे पहला चीज़, ग्राफ कितने लाइन से बना होता है, 3 लाइन से। जैसे यहाँ पर देखिए ये ओवर है, ये रन है, यहाँ पर एक ये 2 लाइन, और एक चीज़ गौर करने वाली है, 2 लाइन एकदम स्ट्रेट रहता है, और जो चीज़ स्ट्रेट रहता है ना उसको स्टडी करने में टफनेस नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3rd लाइन यहाँ पर बना होता है ना, वो इस तरह से जिगजैग वे में बना होता है, जिसे स्लोप बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इससे ये पता चल सकता है कि किस ओवर में, जैसे मान लो ये 1 ओवर है, ये 2 ओवर है, ये 3 ओवर है, ये 4 ओवर है, ये 5 ओवर है, ये 6 ओवर तक का हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं। 1st, 2nd,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ओवर। तो सबसे ज़्यादा रन कब बना था? सिक्स्थ ओवर में, पता चल गया। और यहाँ पर ग्राफ में कहीं कहीं आपको दिखना रहता है कि यहाँ W लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? W, मतलब विकेट गिरा था। किस ओवर में विकेट गिरा है और कितना रन्स बना है इसमें, यहाँ से पता कर लेते हैं। रन्स मान लीजिए ये 6 रन्स दिया है और एक विकेट भी फॉल किया है। यहाँ पर सपोज कर लो 12 रन बना है सबसे, तो स्टडी तो हो रहा है। इस तरह से हम एक ग्राफ से किस ओवर में कितना रन बना है ये पता कर ले रहे हैं, किस ओवर में विकेट गिरा है ये भी पता कर ले रहे हैं। और ऐसे बैठे स्टडी करने के लिए तो हमको 3 घंटा समय देना होगा, जिसे हम लोग पेपर ऑन पेपर कुछ ही मिनटों में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अब इस पूरे कहानी को एक वर्ड में समझाने का समय आ गया है कि ग्राफ का यूज़ क्या है। पूरे होल जर्नी को अगर ऑन द पेपर शॉर्ट टाइम में आपको स्टडी करना है तो आपको ग्राफ आना चाहिए। तो क्या सीखने के लिए तैयार हैं ग्राफ? तो चलिए हम लोग ग्राफ सीखते हैं, लेकिन ना कंपनी वाला सिखाएंगे और ना क्रिकेट वाले सिखाएंगे, ठीक है। हम तो सिखाएंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स में ग्राफ क्या है? 3 तरह। अब फिजिक्स में किस चीज़ का स्टडी होगा ये भी बात करने का है। तो हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। आपको सुनने में ये छोटा वर्ड लगेगा, लेकिन इसको गलती से भी आप छोटा समझने का गलती मत कीजिएगा, ठीक है, कि मोशन है। मोशन ही 11th में पढ़ना है बच्चा लोग, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। 11th में आपको पढ़ना क्या है? मोशन के बारे में। बुक खोलिए, वहाँ पर देखने को मिलेगा मोशन इन लाइन, फिर आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा मोशन इन प्लेन, फिर आगे बढ़िए तो मिलेगा सर्कुलर मोशन, फिर आगे बढ़िएगा तो न्यूटन्स लॉ। आप बोलिएगा कि न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं। अब आप न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? आप पढ़ रहे हैं मोशन के कारण को, काउज को, ठीक है। मोशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसको समझाने के लिए 2 ब्रांच यूज किया गया है। पहला ब्रांच काइनेमेटिक्स और दूसरा ब्रांच डायनेमिक्स। पहला ब्रांच काइनेमेटिक्स में मोशन का इफेक्ट को बताता है। अगर कोई बॉडी मोशन करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा उसमें डिस्टेंस आ सकता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसमें वेलोसिटी हो सकता है, उसमें स्पीड हो सकता है, उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है। ये सब इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमने कारण को नहीं बताया कि ये बॉडी मोशन में क्यों आया। जब इसका पढ़ाई होने लगेगा तो वो पार्ट बन जाता है डायनेमिक्स और उसे न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स को जानते हो, न्यूटन साहब ने ही फोर्स को डिस्क्राइब किया, उन्हीं के नाम पर उनका ऐसा यूनिट है। लोगो तो ठप्पा तो उन्हीं का लगा हुआ है फोर्स पर, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। तो मोशन को गलती से भी छोटा नहीं है। जैसे ही डायनेमिक्स खत्म करोगे ना, और अब सीनियर क्लास में आप आ गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, तो ये भी सोचना कम कर दो जैसे सर वेलोसिटी ही ना पढ़ना है। नहीं रे बाबू, वेलोसिटी बहुत तरह का होता है। जैसे वेलोसिटी अगर आप देखिएगा नॉर्मली जो 9th क्लास से वेलोसिटी पढ़ के आए हैं, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, लेकिन आप तो एवरेज वेलोसिटी भी पढ़े हैं, ठीक है। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ना पड़ेगा। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है वो भी कैलकुलस मेथड से निकाला जाता है, उसको भी सीखना होगा। तो वेलोसिटी बहुत तरह का है। नॉर्मल वेलोसिटी जो बोलते हो, फिर एवरेज वेलोसिटी बोलते हो, फिर क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हो, फिर क्या बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन बोलते हो। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन, अब 9th क्लास वाला एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, एक्सेलरेशन को पूरे डिटेल में पढ़ना है। अब सर इसमें क्या है एक्सेलरेशन? अरे भाई पहले एक्सेलरेशन है, ठीक है, फिर एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। उसी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा। शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम आप लोग को डरा रहे हैं, तो छोड़ो, अभी हम लोग को जो पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्लास 11 बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मोशन बोल करके कंफ्यूज मत हो जाइए कि हाँ मोशन पढ़ना है, मोशन। और जब बुक का अंत कीजिएगा ना, वहाँ पर देखिएगा वेव मोशन करके लिखा हुआ है, मतलब SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी मोशन है। तो पूरे साल मस्त रहो मोशन के साथ। तो आज हम मोशन को ग्राफ से पढ़ना सीख रहे हैं, है ना।
मोशन को हम स्टडी करेंगे, मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे। और मोशन में क्या स्टडी करेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ग्राफ में 3 लाइन होता है। इस 3 लाइन को अगर आप समझ गए, बस काम खत्म है। 3 लाइन नहीं, हम तो बोलेंगे सिर्फ 1 लाइन को आप समझ गए, काम खत्म है। जैसे 2 लाइन सबसे इजी होता है, जिसको रीड करना बहुत आसान होता है। रीड करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये स्ट्रेट होता है, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में। लेकिन थर्ड लाइन क्या है, थोड़ा सा चुलबुल पांडे की तरह ऊपर नीचे, कभी स्लोप ऊपर कभी स्लोप नीचे, इस तरह से करके दिखाया जाता है। इस चुलबुल पांडे और इस स्लोप को हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है, इसको समझ कर रहा है। तो मेन ग्राफ में आपको दिमाग कहाँ लगाना है या मेहनत कहाँ करना है? थर्ड लाइन में, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये सेकेंड लाइन भी, ये थर्ड लाइन। इस थर्ड लाइन को बोलते क्या है? स्लोप। इस थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और स्लोप वर्ड आज के बाद कभी भी अगर आ जाता है तो स्लोप का मतलब बच्चा टेन थीटा होता है, जिसको P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका का एक फार्मूला दे रहे हैं, ये फार्मूला याद रखो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप निकालने का तरीका। बस थर्ड लाइन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्लोप निकलता कैसे है? इस फार्मूला से। ये फार्मूला ही ज़्यादा यूज़ करना है, टेन थीटा से भी निकलता है, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि ग्राफ दिया रहेगा तो यहाँ पर रीडिंग रहेगा, आपका रीडिंग रहेगा। ये वाला रीडिंग क्या होगा? y2, ये वाला रीडिंग y1 यहाँ पर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? x2, x1। तो ये कोऑर्डिनेट से हम बैठा करके स्लोप के बारे में पता कर सकते हैं, और भी स्लोप को पता कर सकते हैं। अगर यहाँ थीटा दिया हुआ है उससे भी स्लोप के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारा फार्मूला यही यूज़ होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपको ये लाइन में आपको रीडिंग दिया रहेगा, जिसको ईजिली आप रीड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखे कि स्लोप को कैसे निकाला जाता है। अगर थर्ड लाइन क्या होता है? स्लोप होता है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं? बस ये फॉर्मूला से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बेसिक सा बात को स्टार्ट करने के बाद हम लोग ग्राफ में आते हैं। 3 तरह का ग्राफ होता है बच्चा लोग, फिजिक्स में 3 तरह का। मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोगों को 3 तरह का ग्राफ सिखाया जाता है, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, ठीक है। एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ को क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बच्चा इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो आपका जो क्वेश्चंस आएगा तो श्योर आएगा, ये फर्स्ट टर्म में आएगा, ठीक है। तो आपका जो आएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन इस पर रहता है और इस पर रहता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ये 2 ग्राफ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एक्सटी ग्राफ को समझ के, वही नियम यहाँ से लगेगा और यही नियम यहाँ पर भी लगेगा। तो आप कोई भी पहला एक ग्राफ को अच्छा समझ जाइए कैसे निकाला जाता है, मतलब थर्ड लाइन के बारे में। ये ग्राफ में जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पर 2 लाइन तो आपका बन गया। एक लाइन क्या हो जाएगा? पोजीशन का x, और ये लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइम। अब ये लाइन क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से ये लाइन क्या हो जाएगा? आपका टाइम। ठीक इसी तरह से ये लाइन आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा? टाइम। तो इसे xt, इसे vt, इसे at, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या थर्ड लाइन भी लिखा हुआ मिलेगा? यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन, सब लिखा हुआ है। ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन है, ये पता चल रहा है ये लाइन टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम। लेकिन सर थर्ड लाइन के बारे में तो जो स्लोप बन रहा है उसके बारे में तो कुछ नहीं जिक्र है। मान लो वो लाइन ऐसे 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 है, ठीक है। तो ये लाइन क्या चीज़ का है? ठीक है, ये लाइन क्या चीज़ का है? ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये लाइन क्या चीज़ का है हमको भी नहीं पता, तो ये लाइन
इतना तो पता है कि ये थर्ड लाइन को स्लोप कहते हैं। अब ये स्लोप ही बताएगा हमको कि ये लाइन क्या है। तो ये क्या है, आपका स्लोप है, ठीक है, इतना पता है, ठीक है। तो स्लोप है तो स्लोप का तो टेन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर हम दिए नहीं है आपको। और कोई तरीका स्लोप निकालने का? हाँ सर, एक तरीका है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो यहाँ का रीडिंग ऐसे करेंगे तो ये x2 दे देगा, यहाँ का रीडिंग करेंगे तो ये x1 दे देगा, और यहाँ का रीडिंग करेंगे तो ये t2 दे देगा, यहाँ का रीडिंग करेंगे तो ये t1 दे देगा। तो स्लोप इक्वल टू y2 के जगह पर x2 हो गया, x1 हो गया, यहाँ पर t2 हो गया, t1 हो गया, यहाँ डेल x हो गया, डेल t हो गया। बाबू इसे तो एवरेज वेलोसिटी कहते थे। क्या कहते थे? एवरेज वेलोसिटी कहते थे। तो सर ये स्लोप तो वेलोसिटी बतला रहा है। ये स्लोप तो मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये थर्ड लाइन क्या होता है, किसके बारे में जानकारी देता है? वेलोसिटी के बारे में। कैसे निकालें? उसी फार्मूला से निकालें। ठीक इसी तरह से हम ये फार्मूला का यूज करके ये क्या बता रहा है इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट को लेंगे तो ये V2 हो जाएगा, यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, यहाँ पर ये T2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये T1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्लोप निकालने जाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 के जगह पर v2 माइनस v1 और यहाँ t2 माइनस t1। इसको डेल v बटा डेल t, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोजीशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ये तो फार्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का है। ये फार्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का है। इसका यह मतलब है कि ये लाइन सर, ये वाला जो स्लोप है ना सर, ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात चलेगा, ठीक है। ये अभी नहीं, अभी दो को हम लोग करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो अभी तक की जानकारी में आप लोग लिख लें, नोट करके लिख लें, ठीक है। ये निकला कैसे है? स्लोप के फार्मूला से निकला है। लेकिन एक वर्ड में आपको याद करना है ये सब, xt, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव अस क्या देता है? वेलोसिटी देता है सर। और इसी तरह से दूसरा याद करना है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव अस क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है सर, ठीक है। तो ये दोनों चीज कैसे, और क्या आपको याद रखना है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चा लोग स्लोप को टेन थीटा से भी निकालते हैं, अगर थीटा दिया रहता तो उसके भी मदद से, नहीं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। 1 2 3 फार्मूलास याद रखो। अभी इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने स्लोप को निकाला भी है, जिससे प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे पहले अब ये लाइन, तीनों लाइन के बारे में जानते हैं। अगर xt ग्राफ है तो ये लाइन पोजीशन का है, ये लाइन टाइम का है, और ये जो बीच वाला जो थर्ड लाइन जो मेन लाइन है वो अगर xt ग्राफ है तो वो वेलोसिटी का ही है। अगर ये vt ग्राफ है तो थर्ड लाइन एक्सेलरेशन का है। समझ गए? क्लियर है? कोई बोले कैसे मान लें, प्रूव करके ऐसे करके निकाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके करेंगे। अब हम लोग सिर्फ बात पहले पोजीशन टाइम ग्राफ का करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का करेंगे। ये सब राइट डाउन करते जाइए, ये जो नोट दिए ऐसा करिए, फार्मूलास आपका बन जाएगा, ठीक है, उसको याद कीजिएगा। तो xt, अब हम लोग का सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि स्लोप निकालना जरूर सीख गए हैं, स्लोप निकालना सीख गए हैं, लेकिन स्लोप को स्टडी कैसे करेंगे, ये स्लोप का स्टडी करने, जैसे स्लोप, ये स्लोप है क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया कि ये स्लोप वेलोसिटी है, ये स्लोप एक्सेलरेशन है। तो अभी तक हमने स्लोप को फाइंड करना सीख गया, स्लोप को फाइंड करना। एक स्लोप क्या निकला, एक xt ग्राफ का और एक तुम्हारा vt ग्राफ का स्लोप। इसका स्लोप हमको दिया
वेलोसिटी और इसका स्लोप दिया हमको एक्सेलरेशन। यही है, यही स्लोप की कहानी। तो सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी तुम्हारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। अगर ये वेक्टर है तो हमको डायरेक्शन भी बताना होगा और मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना होगा। इसका भी वही चीज होता है, इसका भी हमको डायरेक्शन बताना होगा। ठीक है, और इसका भी मैग्नीट्यूड बताना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे बताएंगे? जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन के लिए हम यहां पर आपको क्लियर कट बोल देते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यूज करेंगे। कोई भी बॉडी अगर दाहिने जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, कोई भी बॉडी अगर बाएं जाएगा उसको निगेटिव लेंगे, कोई भी बॉडी ऊपर की ओर जाएगा पॉजिटिव लेंगे, कोई भी बॉडी नीचे की ओर जाएगा उसको निगेटिव लेंगे। यहाँ पर आप गलती से यहाँ पर मैथ वाला ये चीज मत समझ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर आपसे साफ साफ बोल रहे हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर बोल देंगे प्लस 2 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर ये निगेटिव है, ये कम है, ये ज़्यादा है। ऐसा वाला काम मत करना। ये निगेटिव प्लस बाबू तेरा मैथ का निगेटिव प्लस नहीं है, ये तेरा वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये निगेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसा गलती मत कर दीजिएगा सर ये माइनस है। मैथ वाला माइनस नहीं है, ये डायरेक्शन है बच्चा लोग। ये डायरेक्शन, सर ये कैसा डायरेक्शन? ये बोला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट के तरफ जा रहा है और ये बोला जा रहा है राइट के तरफ 4 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये 4 स्पीड है और ये इसका डायरेक्शन है। ये दोनों कंबाइन कर देंगे, ये वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। खाली इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो स्पीड बोल सकते हैं। ये 4 का स्पीड से जा रहा है, लेकिन किधर जा रहा है ये बता दिए कि दाहिने की तरफ जा रहा है। ये कैसे पता चला? पॉजिटिव है। तो यहाँ माइनस और प्लस से ये मत समझना कि ये सर ये थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है क्योंकि ये माइनस है। ऐसा करने का गलती ना करें। ठीक है, तो सवाल क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ प्लस और माइनस पर सवाल पूछ दिया जाएगा। क्या सवाल पूछ दिया जाएगा कि वेलोसिटी कब प्लस है, वेलोसिटी कब माइनस है। माइनस मतलब समझ लो, अगर माइनस का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट कब जा रहा है, ये डायरेक्शन है। प्लस कब है, तो बच्चा इसको समझने के लिए तुमको एक चीज दे रहे हैं, प्लस डायरेक्शन को समझने के लिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। अगर थीटा 90 से छोटा है, थीटा होगा ना, एक्स ग्राफ है, ये तेरा क्या है एक्स और ये तेरा क्या है टाइम है। यहाँ पर अगर थीटा 90 से छोटा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा, देखो हम दोनों फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे ये तेरा x है, ये तेरा टाइम है, तो यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है, ये थीटा 90 से साफ लग रहा है कि छोटा है कि नहीं। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी आपको समझ में आ रहा है, 90 से तो छोटा ही है। और ये ग्राफ x और ये तुम्हारा टाइम, ऐसा ग्राफ है तो ये साफ पता चल रहा है ये स्लोप कितना है, 90 से बड़ा है। मेनली हम ये बताना चाहते हैं अगर थीटा 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, 90 से बड़ा है तो वो निगेटिव है। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन अगर निकालना हो तो अगर मान लो ये वीटी ग्राफ है, ये क्या है वीटी ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी, तो इसका थर्ड लाइन क्या होगा, ये इसका थर्ड लाइन तो सर एक्सेलरेशन ही होगा। इसका थर्ड लाइन एंगल कितना है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हुआ, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हुआ। और यहाँ पर बच्चा लोग ये v है, ये टाइम t है और इस तरह से यहाँ पर एंगल कितना हुआ, यहाँ पर एंगल आपका 90 से बड़ा हो गया, तो ये भी vt ग्राफ है, तो ये क्या है एक्सेलरेशन ही है। इस बार एक्सेलरेशन क्या है सर, निगेटिव है,
एक्सेलरेशन आपका क्या है, निगेटिव है। तो डायरेक्शन हैंडल करना आ गया। ग्राफ में कैसे हम लोग डायरेक्शन को हैंडल करते हैं, बस एक छोटा सा चीज थीटा से। स्लोप का जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको एंगल रीड करना सीखना होगा, ठीक है, एंगल को रीड करना सीखना होगा, थीटा को रीड करना सीखना होगा। जैसे यहाँ पर आपको थीटा ही मदद कर रहा है, इसका स्लोप को रीड करना है तो आपको थीटा को रीड करना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको स्लोप को रीड करना सीखना है, निकालना नहीं, निकालना तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप निकल गया, उसको रीड करना सीखना है तो एंगल का खेला को समझना होगा। एंगल कब पॉजिटिव है, एंगल कब निगेटिव है, एंगल कब 90 से छोटा है, एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है क्वांटिटी, एंगल 90 से बड़ा है तो निगेटिव है। ठीक यही काम जो सीख गया तो यही चीज यहाँ पर भी लगाएंगे, वही 80 में भी लगाएंगे, यहाँ पर भी तो हमने वही रूल्स को अपनाया है। तो डायरेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको समझ में आया, थीटा को चेक करना है कि 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब स्लोप का हम लोग कौन सा पार्ट ले रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बात को हमको कैसे पता चलेगा ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ठीक इसी तरह से मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का भी हो सकता है, कब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, कब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात कैसे पता चलेगा, ये चीज़ कैसे पता चलेगा, ये तीन चीज़, इसे तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये भी आपको कौन देगा, थीटा ही देगा। कैसे, देखो, जब थीटा समय के साथ इंक्रीज करे, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 से बड़ा थीटा 3, यहाँ पर थीटा इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगल बी इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, तब ये इंक्रीज करेगा वेलोसिटी। जब आपका थीटा डिक्रीज करेगा, है ना, when theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3, angle B decreases, है ना, decrease with respect to time, तो वो क्या होगा, आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, और ठीक इसी तरह से जब थीटा बदल ही नहीं रहा है, जब थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर थीटा बदल ही नहीं रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर 60 का स्पीड है तो 60 का ही स्पीड है, वो बदल नहीं रहा है। थोड़ा इसको पिक्चर से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहला पिक्चर, जैसे यहां पर देखो ये एक्सटी ग्राफ है, टाइम हो गया, तो ये लाइन क्या चीज का है, इसका थर्ड लाइन क्या होगा, सर वेलोसिटी होगा। ये लाइन ड्रॉ किए, सर ये कौन लाइन है, सर ये वेलोसिटी है। इसका थीटा तो ये है, यहाँ पर ड्रॉ करो, इसका थीटा अगेन ये है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम है। फिर यहाँ पर भी खींच लो तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। थीटा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। अगर यहाँ का वेलोसिटी 60 है, इस जगह 60 है, तो यहाँ सब पर भी इतना समय गुजरने पर भी 60 का ही स्पीड से वो गाड़ी चल रहा है। ये समझ में आया, ठीक है। तो जब एंगल नहीं बदलता है बच्चा लोग, जब एंगल नहीं बदलता है तो हम लोग क्या समझते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आगे
इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा फिगर बनाने जा रहे हैं। अब देखो जैसे वेलोसिटी ये x है, ये तुम्हारा टाइम है और इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल देखो, देख रहे हो ये एंगल, यहाँ पर एंगल देखो, देख रहे हो ये एंगल। हाँ, अब यहाँ का थीटा बड़ा है कि यहाँ का थीटा बड़ा है? थीटा 1 और थीटा 2। कहाँ का थीटा? साफ पता चल रहा है कि थीटा 2 इंक्रीज है समय के साथ। यहाँ t1 समय है, यहाँ पर t2 समय है ना, यहाँ t1 समय है, यहाँ t2 समय है। तो समय के साथ आपका एंगल, समय के साथ आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? थीटा 1 से बड़ा है थीटा 2, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि थीटा 1 से ज्यादा थीटा 2 है, ये वाला जो नियम है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे मिटाएं इसको। अब जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा टाइम हो गया। यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट खींचो, ठीक है, फिर इस पॉइंट से टेंजेंट खींचो, तो देखो ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये थीटा 1, ये वाला थीटा 2, तो यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा है थीटा 1 ज़्यादा है। जैसे समय गुजरा थीटा 2 उससे कम हो गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो एंगल थीटा 2 है वो ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा छोटा है, थीटा 1 बड़ा है। तो समय के साथ आपका थीटा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी आपका डिक्रीज है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज है। तो बाबू तीन चीज हो सकता है मैग्नीट्यूड में, तीन चीज हो सकता है। वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। जब थीटा नहीं बदलेगा, कांस्टेंट, अगर थीटा समय के साथ बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, बड़ा एंगल हो रहा है 30 डिग्री, 30 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद तुम्हारा 65 डिग्री, 65 के बाद 70 डिग्री, तो सर ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। और यही चीज़ अगर आपका घट रहा है, ठीक है ना, समय के साथ, जैसे पहला 60 डिग्री है, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसा हो रहा है, तो वेलोसिटी आपका घट रहा है। समझ में आया? बहुत छोटा छोटा चीज़ है इसको। अब ये जो नियम इसमें आपको सिखाए हैं, तो इसके साथ भी यही होगा। अगर आपका यहाँ पर ग्राफ VT है, वहाँ XT था ना, और ये इस तरह से है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या है? थीटा कांस्टेंट है। क्या है? थीटा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा लोग। क्लियर है? जब थीटा नहीं बदलेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया। इसमें क्या होगा? थीटा आपका क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? पहले इसको मिटा लेते हैं। ये जैसे एक्सेलरेशन है, सॉरी ये वेलोसिटी है, ये तुम्हारा टाइम है, और इस तरह का ग्राफ है। साफ पता चलेगा ऐसा ग्राफ में क्या होता है। फिर यहाँ से ग्राफ करोगे, फिर यहाँ, ठीक है। अब ये वाला थीटा 1 है, ये वाला तेरा थीटा 2 है। अब तुम बताओ कि थीटा 1 ज़्यादा है कि थीटा 2? साफ पता चल रहा है फिगर से थीटा 1 थीटा 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस जगह का एंगल और इस जगह का एंगल देख रहे हो ना, एंगल साफ पता चल रहा है थीटा 2। तो यहाँ का एंगल से बड़ा तो ये एंगल है। तो समय के साथ, समय जैसे गुजरा तो थीटा तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज कर रहा है। यही चीज़, तो वही नियम है जो आप लोगों ने लिखा। और फिर अंतिम में अगर ये तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी है, ये तुम्हारा टाइम है, और ग्राफ इस तरह से है, तो फिर यहाँ पर देखो ये एंगल है, और फिर ये यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर ये एंगल है, फिर यहाँ वाला एंगल है। तो साफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तुम साफ देख रहे हो। समय के साथ थीटा 1 से बड़ा थीटा 2 है, थीटा 2 से बड़ा थीटा
3 है, तो एक्सेलरेशन बच्चा इंक्रीज कर रहा है। खेल खत्म। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मिटाएं। तो अब स्लोप को हम लोग रीड करना सीख गए हैं, स्लोप को रीड करना सीख गए हैं। स्लोप में अगर ये xt ग्राफ है, अगर ये vt ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। इसमें 2 सवाल हमसे पूछा जा सकता है, पहला डायरेक्शन पर, पहला डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड पर। इसमें भी 2 सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पर और मैग्नीट्यूड पर। सर डायरेक्शन पर क्या पूछेगा कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी कब निगेटिव होगा, ये पूछेगा। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन कब निगेटिव होगा, ये सवाल। इसमें क्या पूछा जा सकता है सर? इसमें क्या क्या पूछाएगा? इसमें पूछेगा मैग्नीट्यूड में कि वेलोसिटी VL वेलोसिटी इंक्रीज कब होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कब होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा। इसमें क्या पूछेगा सर? एक्सेलरेशन इंक्रीज कब होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज कब होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, ये पूछेगा। जवाब कैसे देखेंगे सर? ग्राफ में क्या देखेंगे? जब ये सवाल पूछेगा तो तुम थीटा का एंगल को देखना कि अगर ये 90 से छोटा है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो ये आंसर होगा। अगर वेलोसिटी समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा 1 से बड़ा, थीटा 2 से बड़ा थीटा 3 रहेगा तो ये इंक्रीजिंग है। यहाँ थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से तो यहाँ डिक्रीजिंग है, और यहाँ जब थीटा बदलेगा ही नहीं तो ये कांस्टेंट है। अब जो ज्ञान यहाँ पर xt के लिए है वही ज्ञान यहाँ पर लगाना है, अलग अलग तो नियम करेंगे नहीं। इसका भी एक्सेलरेशन चेक करना है तो क्या करेंगे? थीटा, ये एक्सेलरेशन कब होगा? जब थीटा 90 से छोटा होगा, जब थीटा 90 से बड़ा होगा। ये इंक्रीजिंग थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ घटेगा, समय के साथ घटेगा और समय के साथ बदलवे नहीं करेगा, कांस्टेंट। तो ये कहानी खत्म स्लोप का। स्लोप को कैसे रीड कर सकते हैं? बस यही जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है इसी तरह से स्लोप को रीड किया जा सकता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे, क्योंकि